हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एक कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। और अगर कोऑपरेटिव बैंक की जहां पर बात हो रही हो तो हम इस कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आपको हर एक चीज़ जो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में मालूम होनी चाहिए वो मैं आप लोगों के सामने जाहिर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है कि एक बैंक है DCKP कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, लगभग 105 साल पुराना ये बैंक, यानी कि इसका फाउंडेशन जो हुआ था वो 1915 में हुआ था, जो कि टोटल 8 ब्रांचों के साथ इस समय काम कर रहा था। क्योंकि इस बैंक का हाल ही में RBI ने लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया। ध्यान दीजिए, पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे ऐसे बैंक जिनके लाइसेंस RBI ने कैंसिल किए हैं जो कोऑपरेटिव हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक ऐसा कोऑपरेटिव बैंक जिसको हाल ही में अगर देखें तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये CKP बैंक क्यों किया गया है, इसका रीज़न क्या है। ध्यान दीजिए, अपने सामने जो पहली स्लाइड आई थी उसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ था कि टुडेज टॉपिक CKP कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया, किसने? RBI ने। तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप अपने जो कमेंट सेशन जो रहते हैं, अपना इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा चालू रहता है, उसके अंदर आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि किस पर वीडियो चाहिए जो आप लोगों के सामने मैं लेके आ सकूँ। तो देखते हैं सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में। तो ध्यान दीजिए, पहली स्लाइड में दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अगर हम बात करें तो मुंबई का एक CKP सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जिसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। RBI के अनुसार महाराष्ट्र की सहकारी समिति यानी कि रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी CKP सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर, ध्यान दीजिए, लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। ठीक, लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ DICGC अधिनियम 1961 के तहत CKP बैंक के जितने भी यानी कि जो जमा करता है उनको भुगतान करना होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसके अंदर जो दिया गया है कि ये जो लगभग 5 लाख रुपए तक यानी कि उनको क्या है, सीमा तक की राशि जो है वो चुकाने का अधिकार होता है DICG से। DICG की फुल फॉर्म अपने पास दी गई है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ये आपके सामने फुल फॉर्म लिखी हुई है। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक है, ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने एक नाम आया, इसके अंदर देखिए लिक्विडेटर। ठीक, तो ये लिक्विडेटर क्या होता है? ध्यान दीजिए, किसी कंपनी या बैंक से संबंधित मामलों से निपटने के लिए जिस पर्सन को नियुक्त किया जाता है उसे लिक्विडेटर के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लिक्विडेटर क्या होता है कि किसी बैंक या फिर किसी कंपनी के संबंधित कोई भी मामला जो होता है उससे निपटने के लिए जिस पर्सन की नियुक्ति होती है उस पर्सन को लिक्विडेटर कहा जाता है। और लिक्विडेटर जो है वो RBI ने यानी कि नियुक्त करने की सिफारिश जो है वो की है। कौन से बैंक के लिए? CKP। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको उस स्लाइड के अंदर दिया गया था DICGC, ठीक, क्या है? ध्यान दीजिए, डिपॉजिट, ठीक है, एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ था 1961 के अंदर, DICGC का। इसके हाल ही में अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है BP कानूनगो, जो कि डिप्टी गवर्नर है RBI के। ठीक, होता क्या है, तो ध्यान दीजिए कि जब भी कोई भी बैंक अगर पैसे लेके भाग जाता है, मान लीजिए कि पैसे लेकर लोगों ने जमा करवाए, बैंक बंद हो गया, बैंक बंद होने के बाद कि हम पैसे कहाँ से निकलवाएं, तो उसके लिए क्या है कि एक ऐसा ही इंश्योरेंस सेक्टर बना हुआ है। जैसे कि हमारा इंश्योरेंस होता है, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, पर्सन का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, हर तरह की चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पैसे का भी इंश्योरेंस जो है वो कौन करता है? DICGC करता है। ठीक, जिसके तहत अगर हम बात करें तो पहले इसके अंदर प्रावधान था कि 1 लाख रुपए तक
यानी कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए तो 5 आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका 1 लाख रुपए तक का आपका जो डिपॉजिट है वो आपको मिल जाएगा, और वो आरबीआई देता है। इसी तरीके से बात करें तो इसके अंदर हाल ही में चेंजेस किए गए थे 2020 के अंदर, जिसमें क्या किया गया था, 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए। यानी कि अब डीआईसीजीसी के तहत अगर कोई बैंक बंद हो जाता है उस सिचुएशन में आपको 5 लाख रुपए तक का, यानी कि क्या है, जो डिपॉजिट होता है वो वापस मिल जाता है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए करवाए तो आपको 2 लाख आपके वापस मिल जाएंगे। उसके अंदर आपका अगर हो सकता है आपका जो यानी कि इंटरेस्ट होगा वो भी उसके अंदर इंक्लूड करके 2 लाख प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए करवाए तो 10 लाख तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो आपका हुआ है वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है डीआईसीजीसी का, ठीक। और इसका जो यानी कि फाउंडेशन 1961 के अंदर हुआ था। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा अपने पास दिया गया है एक बैंक सीकेपी, जैसा मैंने आपको बताया इसका फाउंडेशन जो है वो कब हुआ था, 1915 के अंदर मुंबई के अंदर, यानी कि माटुंगा के अंदर इसका हेड ऑफिस है। जिसमें अगर हम बात करें तो मुंबई और ठाणे के अंदर टोटल इसकी 8 ब्रांचों के साथ ये काम कर रहा था। 2015 के अंदर इसके अंदर लिक्विडिटी जो होती है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा लिक्विडिटी कि जो फंड जो होता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है या फिर किसी को, यानी कि उसने हम कह सकते हैं कि एक तरह से मिनिमम जो कैपिटल होती है तो वो यानी कि कंप्लीट नहीं हो पा रही थी 2015 के अंदर। इस पर एक तरह से हम कह सकते हैं बैंक के ऊपर आरबीआई द्वारा कह दिया गया था कि आप किसी को लोन नहीं दोगे, लेकिन काफ़ी कोशिश की गई कि ये अपने आप से बाहर निकले, ठीक है, जो इसका एनपीए बढ़ रहा है उससे बाहर निकले, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाया। तो अब क्या है, इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, इसका लाइसेंस रद्द करके इसको बैन कर दिया है। इसी तरीके से बात करें, थोड़ी दिन पहले एक बैंक जिसका नाम था मापुसा, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो गोवा का था, उसका लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल कर दिया था आरबीआई ने। बैंक का नाम था मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हाल ही में एक बैंक जिसका नाम है आपके सामने दिया गया है, ध्यान दीजिए, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो बैंक है वो मुख्यतः दी। अब एक स्लाइड देखिए आपके सामने आ रही है, ध्यान दीजिए, दिया गया है अपने पास कुछ कोऑपरेटिव बैंक जो है, ठीक है, वो तो है क्या चीज़, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है इसमें कोऑपरेटिव बैंक अर्बन और दूसरी चीज़ें लिखी हुई है रूरल, ठीक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोऑपरेटिव बैंक होते हैं 3 टाइप के, ठीक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, उसके साथ में रूरल कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जिनको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर टोटल अगर हम देखें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कुछ दी गई है कि 54 शेड्यूल बैंक है और 1488 नॉन शेड्यूल बैंक है। इसी के साथ में देखें तो रूरल बैंक की बात करें तो 96,606 जो है, यानी कि टोटल क्या है, रूरल बैंक है। 13 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स यानी कि इसके अंडर में आते हैं, और बाकी 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और उसके साथ साथ में अलग अलग दिए गए हैं, जैसे 364 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, 601, ठीक है, जो क्या है अपने पास प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ में 95595 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यानी कि अगर हम बात करें तो इतने तो चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो सहकारी समितियां जो है वो अलग से चल रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने यानी कि पूरा का पूरा क्या है, इन बैंकों के बारे में जो है वो दिया गया था। तो ये सारा सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया, ये है एक तरह से क्या है कोऑपरेटिव बैंकों का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को वापस से एक बार देख लीजिएगा। अब इसको देखने के बाद आपके जहन में आता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है, ठीक है, वो कब से शुरू हुए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और गुजरात या फिर एशिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है, ठीक है, वो अगर हम देखें तो अन्योन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड था, जो गुजरात के अंदर स्थापित हुआ था बड़ोदरा में, ठीक है। ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक था, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये जो है लगभग अगर देखें तो एशिया का भी पहला कोऑपरेटिव बैंक था, ठीक है। जो अगर हम देखें तो ये सन 2008 के अंदर क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब इस समय ये काम नहीं कर रहा है,
ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव बैंकों की एक स्ट्रक्चर था। इस साल अगर आपके सामने दो चीज़ें पूछी जा सकती है, सबसे पहले कौन सा कोऑपरेटिव बैंक, पहला कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ है, तो कौन सा? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक। हाल ही में कौन सा कोऑपरेटिव बैंक मुंबई बेस्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? आपके सामने जैसा हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, कौन सा है? सीकेबी। ठीक। उसके साथ में पूछा जा सकता है कि गोवा का कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था? तो मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जिसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बताई है उसको नोट डाउन करिए, लिखिए, और आने वाले समय के अंदर क्या है कि ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। सो धन्यवाद। मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको क्या है इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो आए वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।